क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व के आसमान में दागी गई एक अकेली मिसाइल ढाका या कोलंबो के किसी पेट्रोल पंप को रातों रात कैसे खाली कर सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया अब इसी तरह जुड़ी हुई है। बिल्कुल। या फिर कैसे दो देश जो अपनी सीमाओं पर एक दूसरे की तरफ तोपे ताने खड़े हैं, ये पूरी तरह से भूल रहे हैं कि उनके पीने के पानी का मुख्य स्रोत ही गायब हो रहा है। जी, आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसी भू राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। सुप्रभात। आज 25 मार्च 2026 है। आज के हमारे इस विशेष डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन का विषय है पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध और भारत की रणनीतिक स्थिति। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा ये आज का बुलेटिन प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट किया गया है, जो कि एक अत्याधुनिक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। जी हाँ, और प्रोवेव एआई अपने सफल संचालन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्टाइलो न्यूज पर मार्च महीने के लिए एक विशेष डिस्काउंट दे रहा है। बिल्कुल, श्रोता www.stylonews.com पर जाकर शाइलो प्रोमो कोड का उपयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षर STYLO। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर केवल मार्च के अंत तक और पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही मान्य है। इस तकनीक के बारे में एक तथ्य ये भी है कि स्टाइलो न्यूज दरअसल स्टाइलो इंटरलॉप सॉफ्टवेयर का ही उपभोक्ता संस्करण है। मतलब मुख्य रूप से इस तकनीक को सरकारों, सेना और बड़े व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अब आम लोगों के पास भी उन विशिष्ट विश्लेषणात्मक टूल्स तक पहुंच है जिनका उपयोग वैश्विक स्तर के बड़े निर्णय लेने वाले करते हैं। जी, और हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम एक प्रोफेशनल और तटस्थ दृष्टिकोण के साथ पिछले 2 हफ्तों के समाचारों, खुफिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं के पैटर्न क्या हैं, प्रमुख निर्णय लेने वाले किस दिशा में सोच रहे हैं और अब भविष्य में क्या घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। तो चलिए क्षेत्रीय अस्थिरता की शुरुआत उस सीमा से करते हैं जो इस समय सबसे अधिक सुलग रही है। मेरा मतलब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डुरंड रेखा। देखिए, फरवरी 2026 के अंत से इस क्षेत्र में संघर्ष अत्यधिक तीव्र हो चुका है। जमीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में कई हवाई और तोपखाने से हमले किए हैं। और इस संघर्ष की सबसे त्रासद घटना काबुल में स्थित उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर हुआ पाकिस्तानी हवाई हमला रही। ओह, वो अस्पताल वाला हमला। स्वतंत्र समाचार माध्यमों के अनुसार उस हमले में लगभग 400 नागरिक मारे गए। जी हाँ, 400 नागरिक और 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाप रे। और इसके जवाब में अफगानिस्तान भी शांत नहीं बैठा। उन्होंने वाना, जो कि पाकिस्तान में है, वहां एक सैन्य अड्डे पर बड़ा जवाबी हमला किया। बिल्कुल। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 48 घंटों के भीतर 300 से अधिक रॉकेट दागे गए। 300 रॉकेट, और दोनों ओर से ड्रोन हमलों का भी भारी उपयोग किया गया है। अब तक 1,15,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। देखिए, अगर हम इसमें शामिल विभिन्न दृष्टिकोणों का निष्पक्ष रूप से अवलोकन करें तो दोनों पक्षों के अपने अपने स्पष्ट तर्क हैं। मतलब पाकिस्तान का आधिकारिक दावा ये है कि वे अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP जैसे आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। जी, पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता और आत्मरक्षा का विषय मानता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पनाह देने के दावों को सिरे से खारिज करती है। और वे पाकिस्तानी हमलों को अपनी सीमाओं का सीधा उल्लंघन मानते हैं। इस बीच भारत का रुख भी देखने लायक है। बिल्कुल, भारत ने किसी का पक्ष लिए बिना काबुल अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सैन्य अभियान के वेश में नरसंहार करार दिया है और एक कायरतापूर्ण कृत्य भी कहा है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजकर अपनी मानवीय कूटनीति का भी परिचय दिया है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस सीमा को आप एक प्रेशर कुकर के रूप में देख सकते हैं जिसकी सीटी खराब हो चुकी है। एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम केवल आम नागरिकों का नुकसान है। जी, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस भयंकर युद्ध के बीच एक कूटनीतिक ठहराव का प्रयास भी किया गया। अच्छा,
वो कब हुआ? 19 से 23 मार्च 2026 के बीच ईद उल फित्र के अवसर पर दोनों देशों ने एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की थी। लेकिन ये कोई स्वाभाविक ठहराव नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे सहयोगी मुस्लिम देशों के विशेष अनुरोध पर संभव हो सका। और मुझे याद है इसी दौरान चीन ने भी मध्यस्थता की पेशकश की थी। जी हाँ, लेकिन उसे पाकिस्तान ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब तक अफगानिस्तान आतंकवादी ठिकानों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, चीन की मध्यस्थता का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया डेटा देखें तो हैशटैग पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति और युद्ध विराम की अपीलों से भरा हुआ है। बिल्कुल। ऑनलाइन दुनिया में आम जनता शांति चाहती है, लेकिन धरातल पर दोनों सरकारों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। और हमें ये भी समझना होगा कि दक्षिण एशिया का ये तनाव किसी निर्वात में नहीं हो रहा है। इसके तार पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से सीधे जुड़े हुए हैं। सही कहा। ईरान के शीर्ष नेता की हत्या के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर भारी हमले किए हैं, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन में क्रूज मिसाइलें, साथ ही लगभग 1748 ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए हैं। बाप रे, इतना बड़ा हमला! हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इनमें से अधिकांश हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। जी, लेकिन फिर भी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ प्रवासी नागरिकों की इन हमलों में दुखद मौत हुई है। तो इस सब का असर में क्या मतलब है? कोई ये सोच सकता है कि अबू धाबी के आसमान में रोकी गई एक मिसाइल ढाका और कोलंबो के पेट्रोल पंपों को कैसे खाली कर सकती है? देखिए, यही वो भू राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट है जिसका हमने जिक्र किया था। इस युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव ये हुआ है कि कतर एनर्जी ने एलएनजी की आपूर्ति पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है। एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस। मैं चाहूंगी कि हम इस फोर्स मेजोर को थोड़ा विस्तार से समझें। ये कैसे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रहा है? फोर्स मेजोर का अर्थ है एक अप्रत्याशित परिस्थिति। जब कतर एनर्जी इसे लागू करती है तो वे अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होते। मतलब युद्ध के खतरे के कारण गैस ले जाने वाले जहाजों का बीमा रद्द हो जाता है। बिल्कुल सटीक। कोई भी कार्गो जहाज युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहता। इससे आपूर्ति श्रृंखला कुछ ही घंटों में पंगु हो जाती है। और क्योंकि दक्षिण एशिया अपनी ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में कतर पर निर्भर है, इसलिए गैस का ना आना सीधे तौर पर बिजली घरों को बंद कर देता है। जी हाँ, इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भयंकर ईंधन संकट पैदा हो गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूल बंद करने पड़े हैं और पेट्रोल की राशनिंग हो रही है। और इस संकट के बीच भारत ने एक व्यवहारिक कूटनीतिक कदम उठाया है। भारत ने पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरे घटनाक्रम पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी विपरीत रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस संघर्ष को एक जियोनिस्ट साजिश बताया है। अच्छा, उनका क्या तर्क है इसके पीछे? उनका मानना है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान की सीमाओं तक अस्थिरता फैलाना है। उन्होंने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान, भारत और ईरान पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो भारत इस पूरी स्थिति में एक संतुलन बना रहा है। वह मध्य पूर्व में किसी एक गुट का समर्थन नहीं कर रहा। बिल्कुल, भारत पूर्ण रूप से अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बिना किसी पक्षपात के। चलिए, अब तक हमने सीमाओं और ऊर्जा संकट की बात की, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। जी, आतंकवाद सबसे बड़ा कारण है। 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान शीर्ष पर आ गया है। और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लगभग 1000 से 1500 आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं। सैन्य रणनीति में इसे ध्यान भटकाने की कूटनीति कहा जाता है। पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर उलझा है तो पूर्वी सीमा पर छद्म युद्ध को हवा देना एक पुरानी रणनीति है। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक खबर भी है। नेपाल ने अपनी आतंकवाद रैंकिंग में सुधार कर लिया है। ये सच में एक अच्छी खबर है। लेकिन कूटनीतिक गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं। ऊर्जा संकट के कारण बांग्लादेश अब रक्षा सहयोग के लिए चीन और पाकिस्तान की ओर झुक रहा है। और राजनीति का ये तनाव खेल के मैदान तक भी पहुंच गया है। 26 मार्च से पाकिस्तान सुपर लीग और भारत का आईपीएल एक ही समय पर शुरू हो रहे हैं। जी, ये सॉफ्ट पावर की एक बड़ी टक्कर है। वैसे भारत 2026 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 116वें स्थान पर आ गया है। हो जाती है जब दो देश एक दूसरे पर तोपे तानकर खड़े हैं, तब वे भूल रहे हैं कि उनकी नदियों का स्रोत
तेजी से गायब हो रहा है। बिल्कुल। ICMOD के जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मिसाइल को तो एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, लेकिन पिघलते ग्लेशियर को कौन रोकेगा? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ये युद्धरत देश कभी एक पर्यावरण संकट से निपटने के लिए एक साथ आ पाएंगे? 2 अरब लोगों की जल सुरक्षा खतरे में है। जी। भविष्य के घटनाक्रमों का आकलन करते हुए हमें शांत और पेशेवर नजरिए से कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। क्या ईद का युद्ध विराम टिकेगा या TTP के हमलों के बाद टूट जाएगा? इसके अलावा ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव और बांग्लादेश के नए सैन्य संबंधों पर भी करीबी नजर रखने की जरूरत है। जो लोग इन जटिल वैश्विक घटनाक्रमों को ट्रैक करना चाहते हैं, वे स्टाइलो न्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो पारंपरिक समाचार स्रोतों और X से डेटा लेकर आपको इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ देता है। श्रोता www.stylonews.com पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 1960 के दशक की गंभीर न्यूज एंकर वाली छवि से बाहर निकलते हैं। मतलब हमने बहुत सारी भारी जानकारी पर चर्चा कर ली है। आप सभी का हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है उसे समझना कभी-कभी बहुत भारी लगता है, लेकिन मुझे लगता है आज के विश्लेषण से चीजें थोड़ी स्पष्ट हुई होंगी। जी, और आप भविष्य के डीप डाइव्स के लिए अपने पसंदीदा विषयों का अनुरोध कर सकते हैं। अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर मुद्दे को गहराई से आपके सामने लाएं। जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हम सैन्य गठबंधनों और मिसाइल हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगले दशक में जब हिमालय का पानी सूखने लगेगा, तो क्या दक्षिण एशिया का अगला बड़ा युद्ध विचारधारा या जमीन के लिए नहीं, बल्कि पीने के पानी की एक एक बूंद के लड़ा जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।